आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। ये वही अमर जेलीफिश है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था, जिसमें नवोदित स्तर की जन्मजात प्रतिभा और शीर्ष स्तर की उपचार प्रतिभा थी। जैसे ही जेलीफिश का तंतु बुलबुले पर हमला करने वाला होता है, टिएन अपनी कटार को बुलाता है और पूरी ताकत से उसे लहराता है, जिससे वो तंतु को साफ साफ काट देता है। राक्षस दर्द से चीखता है, लेकिन उसकी शीर्ष स्तर की उपचार प्रतिभा की वजह से वो तुरंत पुनर्जनन करता है। जैसे ही नया तंतु फिर से उसकी ओर लपकता है, टियान एक अप्रत्याशित कदम उठाता है। वो हाथ बढ़ाता है, तंतु को छूता है और तुरंत उसकी शीर्ष स्तर की उपचार प्रतिभा को कॉपी कर लेता है। इससे पहले कि वो और कुछ कर पाए, तंतु उसे इतनी जोर से झील की गहराई में फेंक देता है कि उसका बुलेट प्रूफ छाता टूट जाता है, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। हाँफते हुए वो देखता है कि जेलीफिश का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा है। अब उसे उपचार प्रतिभा तो मिल गई है, लेकिन इतनी भारी संख्या में दुश्मनों के सामने वो अकेला है। टिएन समझता है कि इतने खतरनाक हालात में घातक झुंड से भिड़ने की बजाय पीछे हटना ज्यादा समझदारी है। ये टिएन जंगल में तेजी से दौड़ता है, अपनी गति और ताकत की प्रतिभाओं को आखिरी हद तक इस्तेमाल करते हुए। खतरा अभी भी उसके पीछे मंडरा रहा है, लेकिन आखिरकार वो उस चीज से बच निकलता है जो उसका पीछा कर रही थी। भारी सांस लेते हुए वो धीमा पड़ता है और पीछे मुड़कर देखता है ताकि पक्का कर सके कि वो अब पूरी तरह सुरक्षित है। खतरे को पीछे छोड़ते हुए अब समय है उस मकसद पर ध्यान देने का जिसके लिए वो यहाँ आया था। अपना दिमाग शांत करते हुए वो एक नई प्रतिभा कॉपी करने की तैयारी करता है। एक परिचित स्क्रीन सामने आती है जो पुष्टि करती है कि शीर्ष स्तर की उपचार प्रतिभा सफलतापूर्वक कॉपी हो गई है। बिना किसी हिचकिचाहट के जीटीएन इसे अपने शरीर में समाहित करने के लिए सहमत होता है और उसका शरीर एक झटके के साथ नई शक्ति को आत्मसात कर लेता है। दर्द की एक हल्की लहर उसमें दौड़ती है, लेकिन ये उसके लिए नया नहीं है। इतनी सारी प्रतिभाएं कॉपी करने के बाद उसका शरीर इस तनाव का आदी हो चुका है और अब ये प्रक्रिया लगभग सामान्य सी लगती है। एक और शक्तिशाली कौशल अपने संग्रह में जोड़ने के बाद वो धीरे धीरे और मजबूत होता जा रहा है और उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। समाहित करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होती है और उसका स्टेटस विंडो अपडेट हो जाता है। उसकी खेती की प्रतिभा अभी भी उच्च स्तर की है। उसकी तलवार और छाया की प्रतिभाएं वही रहती हैं और अब उसकी उपचार प्रतिभा शीर्ष स्तर की हो गई है। इस बार समाहित प्रक्रिया सहज रहती है और पहले की तरह कोई दर्दनाक दुष्प्रभाव नहीं होता। उसका शरीर स्पष्ट रूप से इसके आदी हो चुका है। अपनी उपचार क्षमता को परखने के लिए यीटिएन अमर जेलीफिश के जहर की एक बूंद निकालता है। ये जहर इतना घातक है कि इसकी एक छोटी सी मात्रा भी एक सामान्य इंसान को मार सकती है, लेकिन वो फिर भी अपनी त्वचा पर एक बूंद लगाता है। जहर तुरंत असर दिखाना शुरू करता है, लेकिन यीटिएन अपनी उपचार प्रतिभा को सक्रिय करता है और घाव ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। वो इस उपचार शक्ति से प्रभावित होता है, लेकिन साथ ही उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास होता है। अभी तक उसकी ज्यादातर प्रतिभाएं सहायक हैं, जैसे उपचार और रक्षा। ये उसे जिंदा रखने में मदद करती हैं, लेकिन शक्तिशाली दुश्मनों को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर वो और मजबूत होना चाहता है और कठिन विरोधियों का सामना करना चाहता है, तो उसे अगली बार एक आक्रामक प्रकार की प्रतिभा कॉपी करनी होगी। बाद में घर वापस लौटकर यीटिएन चुपचाप बैठा है जबकि ये यू उसका हेयरकट कर रही है। वो एक जानवरों की विश्वकोश पुस्तक पलट रहा है, पन्नों को स्कैन करते हुए कुछ ऐसा ढूंढ रहा है जो वाकई में काम का हो। वो आक्रामक भालू और ज्वाला पक्षी के बारे में पढ़ता है, लेकिन दोनों उसे प्रभावित नहीं करते। ये बस औसत है। अचानक ये यू नाराज हो जाती है और उसे डांटती है कि वो बिना बताए गायब हो गया था और उसे चिंता में डालकर बहुत गलत किया। यीटिएन एक छोटी सी मुस्कान देता है और माफी मांगता है, क्योंकि वो जानता है कि ये यू सही है। जैसे ही वो उसके बाल काटना जारी रखती है, यीटिएन अचानक रुक जाता है। किताब में कुछ ऐसा है जो उसका पूरा ध्यान खींच लेता है। महान आंटी। वो उस प्रविष्टि को ध्यान से पढ़ता है। भले ही ये जानवर निम्न स्तर का है, लेकिन ये हमेशा समूहों में पाया जाता है और जब ये एक साथ हमला करते हैं तो शीर्ष मार्शल योद्धा भी इनका सामना करने में संघर्ष करते हैं। यीटिएन की आंखें चमक उठती हैं। ये वही है जो वो ढूंढ रहा था। ये सिर्फ कच्ची ताकत की बात नहीं है, ये टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन और जबरदस्त ताकत की बात है। अब उसे पता है कि अगला शिकार क्या होगा। यीटिएन मार्शल मंडप में प्रवेश करता है और उसे एक विनम्र आवाज स्वागत करती है। काउंटर के पीछे जानी पहचानी लड़की उसे पहचानती है और मुस्कुराती है, उसे कुछ समय बाद फिर से देखकर। वो कैजुअली पूछती है कि वो आज क्या ढूंढ रही है और बिना वक्त गंवाए यीटिएन जवाब देता है कि उसे एक पूरी महान आंटी का शरीर चाहिए।
पहले तो शाओ थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। सोचती है शायद वो इसे शराब में भिगोना चाहता है, जैसे बाकी लोग फिजिकल रिकवरी के लिए करते हैं। वो मजाक में कहती है कि शायद वो कमज़ोर महसूस कर रहा है, लेकिन ये कियान जल्द ही गलतफहमी दूर करता है। शाओ माफ़ी मांगती है और बताती है कि उनके पास महान आटी का कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन उसे खाली हाथ भेजने की बजाय वो कुछ ताज़ा खबरें साझा करती है जो शायद उसे रुचिकर लगे। वो बताती है कि लिन्हाई बेस अभी एक मध्यम आकार के बेस के साथ मिलकर एक व्यापारिक मार्ग बना रहा है और दोनों स्थानों के बीच का इलाका जंगली और खतरनाक जानवरों से भरा है। उनमें से एक जगह है महान आटियों का घोंसला। ये सुनकर यी टिएन तुरंत जोड़ तोड़ करता है और पूछता है कि क्या ये बेस आयरन फैंग बेस है, जो लिन्हाई के पास एकमात्र मध्यम आकार का बेस है। श्याओ उसकी अटकल की पुष्टि करती है और बताती है कि आयरन फैंग बेस लगभग 100 किलोमीटर दूर है। महान आटियां उस मार्ग के कहीं बीच में हैं और ये वही मौका हो सकता है जिसका यी टिएन इंतजार कर रहा था। श्याओ के साथ बात करते हुए यी टिएन ध्यान से सुनता है, जैसे वो आयरन फैंग बेस की स्थिति के बारे में और बताती है। वो एक इंटरेस्टिंग बात उठाती है। कुछ समय पहले मो परिवार का एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से मर गया। इस वजह से मो परिवार को शक हुआ कि आयरन फैंग बेस चुपके से आक्रमण की योजना बना रहा है। यी टिएन एक भौं उठाता है, लेकिन शाओ आगे बताती है कि मो परिवार ने इस मामले की सीधी जांच की। आश्चर्यजनक रूप से आयरन फैंग बेस ने इस गलतफहमी को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया। कम से कम सतह पर तो ऐसा ही था। वास्तव में मो परिवार की भागीदारी की वजह से ही आयरन फैंग बेस और लिन परिवार एक व्यापारिक मार्ग बनाने के लिए सहमत हुए थे। ये जानकारी यी टिएन को सोच में डाल देती है। अगर मो परिवार का इसमें हाथ था तो शायद कुछ शेडी चल रहा है, क्योंकि समय और कनेक्शन कुछ अजीब लग रहे हैं। यी टिएन ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके दिमाग में शक पनपने लगता है। तभी शाओ को वो चीज़ मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रही थी और वो यी टिएन को एक छोटा सा टोकन देती है। वो समझाती है कि ये टोकन विशेष आयोजनों में भाग लेने के लिए ज़रूरी है और इसे मूल रूप से उनकी युवा मालकिन के लिए रखा गया था, लेकिन लगता है प्लान बदल गया है। इससे पहले कि यी टिएन और सवाल पूछे, श्याओ एक गर्वित मुस्कान के साथ कहती है कि उनका मार्शल मंडप एक बड़े बेस का हिस्सा है और उनके पास आयरन फैंग जैसे मध्यम आकार के बेस के नीचे काम करने का कोई इरादा नहीं है और वो स्पष्ट रूप से आयरन फैंग की महत्वाकांक्षाओं से इंप्रेस नहीं है। दोनों बेस एक व्यापारिक मार्ग बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन रास्ता खतरनाक जानवरों से भरा है। इसलिए उन्होंने एक मार्शल योद्धाओं की टीम भेजने का फैसला किया ताकि इलाके को साफ किया जाए। यी टिएन के लिए ये एकदम परफेक्ट मौका है, क्योंकि वो एक महान आटी की तलाश में है और इस मिशन में शामिल होने से उसे कांटी मिल सकती है। लिन्हाई बेस में लिन परिवार का पूर्ण नियंत्रण है और यहाँ तक कि एक समय में शक्तिशाली रहा मो परिवार भी अब उनके लिए सिर्फ वफादार सेवकों जैसा है। ये जानकर यी टिएन अपना मन बना लेता है। अब समय है कदम उठाने का। जब वो लिन परिवार के भर्ती क्षेत्र में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो कितने गंभीर हैं। जैसा कि उम्मीद थी, उन्होंने एक विशाल भीड़ इकट्ठी की है और सैकड़ों योद्धा इस मिशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन यी टिएन सतर्क रहता है, पृष्ठभूमि में घुल मिल जाता है, क्योंकि अभी ध्यान आकर्षित करना जोखिम भरा हो सकता है। अचानक भीड़ शांत हो जाती है और एक शक्तिशाली मौजूदगी वहां प्रवेश करती है। ये लिन मिंगजी है, लिन परिवार का वर्तमान मुखिया और एक शीर्ष अभिजात मार्शल योद्धा। लिन मिंगजी योद्धाओं का अभिवादन करता है और आधिकारिक रूप से जानवरों को साफ करने का अभियान शुरू करता है। यी टिएन पीछे से सतर्कता से देखता है, लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ पकड़ लेती है। मो परिवार भी यहाँ मौजूद है। लिन मिंगजी आगे बढ़ता है और भीड़ को एक पावरफुल आवाज़ में संबोधित करता है। वो समझाता है कि सब जानते हैं कि लिन्हाई बेस कितना छोटा है और इस वजह से संसाधन सीमित हैं और हर कोई अपनी खेती के जरिए मजबूत होने के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं पा सकता। इसलिए एक मध्यम आकार के बेस के साथ ये सहयोग इतना बड़ा मौका है। अगर ये अभियान सफल होता है तो फायदे सिर्फ लिन परिवार के लिए नहीं, बल्कि इसमें शामिल हर किसी के लिए बहुत बड़े होंगे। फिर भी लिन मिंगजी स्थिति को हल्का नहीं करता और सबको याद दिलाता है कि व्यापारिक मार्ग के रास्ते में राक्षसों को साफ करना आसान नहीं होगा। इसमें असली खतरा है और कुछ लोग शायद वापस ना लौटे। फिर भी वो वादा करता है कि इस मिशन के लिए पुरस्कार पिछले किसी भी शिकार से कहीं ज्यादा होंगे। भीड़ में मौजूद योद्धा उत्साह महसूस करने लगते हैं। उनके लिए ये एक ऐसा मौका हो सकता है जिसमें वो अपना नाम कमा सकते हैं या कुछ इतना मूल्यवान हासिल कर सकते हैं जो उनका भविष्य बदल दे। भीड़ जोरदार हर्षोल्लास में फट पड़ती है। आवाजें पूरे बेस में गूंज उठती हैं और हर कोई लिन परिवार की तारीफ में नारे लगाता है। उत्साह के बीच यी टिएन दूर से देखता है और कैप्टन गेज वुल्फ को नोटिस करता है कि क्या वो अभी भी उसे याद करता है। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा सोच पाए, लिन मिंगजी फिर से मजबूत विश्वास के साथ बोलता है और योद्धाओं के बीच किसी भी संदेह को दूर करता है। लिन मिंगजी सभी को आश्वासन देता है कि इस अभियान के दौरान वो जो भी कमाएंगे, चाहे वो रारे जानवरों के अंग हो, सामग्री हो या खजाना, वो पूरी तरह उनका होगा। लिन परिवार कोई हिस्सा नहीं लेगा। फिर एक और सरप्राइज आता है जब लिन मिंगजी अतिरिक्त पुरस्कारों का खुलासा करता है। हर मार्शल योद्धा को 20 मध्यम स्तरीय राक्षस रक्त की बोतलें और 2 लाख सिक्के मिलेंगे। दूसरी ओर कुलीन योद्धाओं को 3 उच्च स्तरीय राक्षस रक्त की बोतलें और 10 लाख सिक्कों का भारी भरकम पुरस्कार दिया जाएगा।
भीड़ फिर से उमड़ पड़ती है, अब पूरी तरह से प्रेरित। ये घोषणा सिर्फ एक ऑफर नहीं बल्कि एक सुनहरा अवसर है भाई। लंबी लाइन में उत्साहित योद्धा मूल्यांकन स्टेशन के पास जमा हो जाते हैं, जहां एक अधिकारी सभी को एक चमकदार पत्थर पर हाथ रखने के लिए कहता है। ये पत्थर हर व्यक्ति की ताकत को मापता है और उनकी वर्तमान खेती का स्तर दिखाता है। एक रिजल्ट में मध्यम स्तरीय मार्शल प्रशिक्षु का पता चलता है और वो योद्धा एक तरफ हट जाता है, जबकि अगला लाइन में आता है। ये तीन इंतजार करता है और देखता है। उसे यूए लिंक की सलाह याद आती है कि शक्तिशाली कबीलों, खासकर मो परिवार पर भरोसा करने से सिर्फ मुसीबत ही आती है। अभी के लिए नजरों से बचना ज्यादा सुरक्षित है। पत्थर ताकत को दी गई दबाव के आधार पर मापता है, तो अगर ये तियन अपनी असली ताकत का सिर्फ एक हिस्सा लगाए तो रीडिंग कम रैंक दिखाएगी और अनचाहा ध्यान टल जाएगा। जब उसकी बारी आती है, ये तियन आगे बढ़ता है और शांति से अपना हाथ पत्थर पर रखता है, अपनी असली ताकत को छुपाने के लिए तैयार। ये तियन चाहता है कि रिजल्ट देर मार्शल योद्धा दिखाए, बस इतना कि वो हिस्सा ले सके बिना ज्यादा ध्यान खींचे। पत्थर थोड़ी देर चमकता है और रिजल्ट दिखाता है देर मार्शल योद्धा। ये तियन के आसपास की भीड़ में हलचल मच जाती है। लोग उसकी तरफ देखते हैं, इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंचने पर हैरान। कुछ लोग मान लेते हैं कि वो जरूर किसी शक्तिशाली परिवार से होगा, क्योंकि इतनी जल्दी इस स्टेज तक पहुंचने के लिए टैलेंट चाहिए। ये तियन शांत रहता है, लेकिन सोचता है कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया। हालांकि उसने ताकत छुपाई, फिर भी ध्यान बढ़ रहा है। पास के योद्धा आपस में बात करते हैं, अपनी प्रगति की तुलना करते हुए। एक शिकायत करता है कि वो अभी भी मध्यम स्तर में अटका है, जबकि दूसरा मजाक करता है कि असली जीनियस हमेशा कम उम्र में उभर के आते हैं, बाकियों को आगे बढ़ने के लिए जूझना पड़ता है। मूल्यांकन क्षेत्र से थोड़ा दूर कैप्टन गेल वुल्फ दृश्य देख रहा है। उसकी टीम में अभी एक मेंबर की कमी है और ये तियन का प्रदर्शन देखकर वो उसे अपनी टीम में शामिल करने पर विचार करता है। भीड़ उत्साह से भनभनाती है जब ये तियन कैप्टन गेल वुल्फ के ग्रुप की ओर बढ़ता है। कई लोग उम्मीद करते थे कि वो किसी मजबूत या कुलीन स्क्वाड में शामिल होगा, लेकिन ये तियन बिना हिचकिचाहट के अपनी पसंद बनाता है। गेल वुल्फ उसे तुरंत पहचान लेता है और उस युवा मार्शल प्रशिक्षु को याद करता है जिसने एक बार सिल्वर वुल्फ के जबड़ों से एक छोटी बच्ची को बचाया था। वो याद उसे चिपक जाती है, लेकिन जो उसे और हैरान करता है कि वही लड़का अब 1 साल से भी कम समय में देर मार्शल योद्धा के स्तर तक पहुंच गया है। ये तियन अपनी प्रगति को हल्के में लेता है, इसे महज किस्मत कहता है और विनम्र लहजे में आगामी ऑपरेशन के लिए गेल वुल्फ की टीम में शामिल होने की इच्छा जताता है। कैप्टन एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाता और ये तियन को खुले दिल से अपनी टीम में शामिल करता है, साफ तौर पर गर्व और उत्साह के साथ। ये तियन अपनी नई टीम के साथ गेल वुल्फ के स्क्वाड में खड़ा है, मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार। वो विनम्रता से अपने साथियों से ऑपरेशन के दौरान उसका ध्यान रखने को कहता है और ग्रुप उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है, खासकर खुश कि उनके पास एक और देर मार्शल योद्धा है। उसकी मौजूदगी उनकी हिम्मत बढ़ाती है, जिससे उन्हें लगता है कि शिकार शायद उम्मीद से आसानी से हो जाएगा। आगे गेल वुल्फ टीम को इकट्ठा करता है और मिशन जोन की ओर इशारा करता है, समझाते हुए कि वहां सिर्फ कमजोर स्तरीय राक्षस होने की उम्मीद है। फिर भी वो सबको सख्ती से याद दिलाता है कि सतर्क रहें और जल्दबाजी में ना कूदें, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले आती है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं, ये तियन को अचानक कुछ तेजी से उनकी ओर आता हुआ महसूस होता है। टीम सख्त हो जाती है, लड़ाई के लिए तैयार। लेकिन गेल वुल्फ जल्दी से उन्हें आश्वस्त करता है, कहता है कि शायद ये राक्षसों की पहली लहर है और कुछ ऐसा नहीं जिसे वो संभाल न सके। वो तुरंत पोजीशन बांटता है, वो आगे लीड करेगा, ये तियन पीछे कवर करेगा और बाकी बीच और किनारों को संभालेंगे। सब कुछ सेट होने के साथ ये तियन अपनी एकाग्रता तेज करता है और शांति से ग्रुप को बताता है कि जो कुछ भी आ रहा है वो उसे संभाल लेगा। ये तियन और उसका ग्रुप इमारत के पास खड़े हैं, 2 लाल जानवरों का सामना करते हैं जो गुर्राते हैं और हमले की तैयारी करते हैं। वाकई तनाव बढ़ता है जब दोनों पक्ष लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। ये तियन का एक साथी चिल्लाता है कि जंग शुरू हो और ये तियन सहमत होता है। उसकी नजरें सामने के दुश्मनों पर टिकी होती हैं। एक पल में लाल जानवर तेजी से आगे बढ़ते हैं। उनके मूवमेंट्स जंगली और तेज हैं, लेकिन ये तियन जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और उनके हमले का सामना करता है। ये तियन पहला प्रहार रोकता है और एक लाल जानवर को मार देता है। बिना वक्त गवाए ये तियन दूसरे लाल जानवर की ओर दौड़ता है और फिर जोरदार ताकत के साथ ये तियन अपनी टांग ऊंची उठाता है और एक जानवर को लात मारता है, उसे पीछे उड़ा देता है। ये तियन अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ता है, आगे कूदता है और ब्लेड को जानवर के शरीर में गहराई तक धंसा देता है। तलवार पूरी तरह अंदर चली जाती है और लाल जानवर जोर से चीखता है, फिर जमीन पर बेजान हो जाता है।
लड़ाई के बाद ये तिएन और कैप्टन गेल वुल्फ गिरे हुए जानवरों के बीच खड़े हैं। लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन साफ तौर पर सबके स्किल्स दिखाती है। गेल वुल्फ गर्व से बताता है कि उसने 3 दुश्मनों को ढेर किया, जबकि ये तिएन बस मुस्कुराता है, अपने आप में रखता है कि उसने जानबूझकर अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई ताकि ध्यान ना खींचे। एक और टीम मेंबर हंसता है और मजाक करता है कि ये तिएन अपनी उम्र के लिए पहले ही कमाल है। गेल वुल्फ को चिढ़ाते हुए कहता है कि शायद अब कैप्टन को दिखावा बंद कर देना चाहिए। गेल वुल्फ मज़े में नाराज होने का नाटक करता है, फिर ग्रुप के साथ हंसता है। फिर कोई एक गंभीर बात उठाता है कि भेड़ियों का घाटी में अंदर घात लगाकर हमला करने का इंतजार नहीं किया, जो उन्हें फंसाकर जीतने का बेहतर मौका देता। ग्रुप सन्नाटे में चला जाता है। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है, क्योंकि अगर भेड़ी अपनी सामान्य रणनीति नहीं अपनाए तो शायद उन्हें जल्दी में लड़ने के लिए मजबूर किया गया होगा। उसके बाद एक मेंबर ध्यान से चारों ओर देखता है और अचानक कुछ जरूरी समझता है कि भेड़िए शायद घाटी में हमला करने का इरादा रखते थे, लेकिन किसी और चीज ने उन्हें रोका। इसके अलावा वो सुझाता है कि ये असल में भेड़ियों का इलाका नहीं हो सकता और इस क्षेत्र में मजबूत जानवरों ने उन्हें खदेड़ दिया होगा। ये सुनकर टीम असली खतरे को समझने लगती है और एक युवा मेंबर घबराते हुए कहता है कि इस शहर में हम सिर्फ 5 लोग हैं। लेकिन एक टीम मेंबर जल्दी से सबको आश्वस्त करता है और याद दिलाता है कि उनके पास 3 मध्यम स्तर और 2 देर मार्शल योद्धाओं की ठोस टीम है, जो आत्मविश्वास बनाए रखने और अपनी जगह पकड़ने के लिए काफी है। तनाव कम करने के लिए गेल वुल्फ एक छोटा सा डिवाइस दिखाता है, लिन परिवार का वॉकी टॉकी, और समझाता है कि हर कैप्टन को इमरजेंसी के लिए एक दिया गया है। अगर कुछ गलत हुआ तो गेल वुल्फ जल्दी से बैकअप बुला सकता है। इस आश्वासन के साथ टीम फिर से आत्मविश्वास हासिल करती है। जैसे ही वो शहर में सावधानी से आगे बढ़ते हैं, कैप्टन गेल वुल्फ अचानक अपना हाथ उठाता है, सबको रुकने का इशारा करता है, क्योंकि उसे कुछ हलचल महसूस होती है। कुछ उनके ठीक ऊपर है और ये तिएन तुरंत अपनी टैलेंट विंडो से उसकी पहचान करता है। वो देखता है कि ये एक आग उगलने वाला छिपकली है, एक निम्न स्तरीय जानवर जिसका जन्मजात टैलेंट नौसिखिया स्तर का है, और उसका निम्न स्तरीय आग का टैलेंट ग्रुप की ओर लपटे फेंकना शुरू करता है। बाकी क्रू मेंबर्स कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तिएन और गेल वुल्फ ने पहले के राक्षसों को संभाला था। गेल वुल्फ सबको याद दिलाता है कि भले ही छिपकली निम्न स्तरीय हो, उसकी लपटें फिर भी खतरनाक हो सकती हैं, तो सावधान रहना जरूरी है। छोटा सा स्क्वाड एक्शन में उतरता है और ये तिएन एक तरफ से देखता है, शुरू में थोड़ा चिंतित, लेकिन गेल वुल्फ उसे आश्वस्त करता है कि टीम ठीक रहेगी। थोड़ी देर बाद ग्रुप जीत के साथ लौटता है। जानवर को मार गिराया गया है। वो इस आसान जीत का जश्न मनाते हैं और सबको क्रेडिट देते हैं। एक मेंबर अपनी भूमिका को हल्के में लेने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा कहता है कि डिस्ट्रैक्शन एरो ने ही किल को मुमकिन बनाया। ये साबित करता है कि टाइम वर्क ने जंग जीती। एक टीम मेंबर कहता है कि यह आसान लड़ाई थी और उसे जरा भी थकान नहीं हुई, क्योंकि वो निम्न स्तरीय प्राणी ज़्यादा चैलेंज नहीं दे पाया। इसके अलावा वो कॉन्फिडेंट फील करता है, अगर और कुछ आए तो भी वो उनका सामना करने को तैयार है। जैसे ही टीम रिलैक्स करने लगती है, एक चुपके से आता हुआ फायरबॉल उनकी ओर आता है। लकीली ये तिएन समय पर कदम बढ़ाता है और उस लड़के को बचा लेता है। लगता है और प्राणी पास आ रहे हैं। चूंकि पहला आग उगलने वाला छिपकली था, ये तिएन जल्दी समझ जाता है कि आने वाले जानवर शायद उसी तरह के होंगे और जंग अभी खत्म नहीं हुई। कैप्टन गेल वुल्फ की आवाज़ रेडियो पर गूंजती है, जो जोन बी में मुसीबत की तुरंत रिपोर्ट करता है और बैकअप मांगता है, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। जैसे जैसे समय बीतता है, गेल वुल्फ को कड़वा सच समझ आता है। उसने लिन परिवार की प्राथमिकताओं को गलत समझा और साफ है कि उन्हें उसकी स्क्वाड की सेफ्टी की परवाह नहीं। विश्वासघात और जिम्मेदारी महसूस करते हुए वो एक साहसी फैसला लेता है। वो अकेले आने वाले खतरे को रोकने की योजना बनाता है ताकि उसकी टीम भागने का मौका पाए, और वो सबको भागने के लिए कहता है, लेकिन उसके साथ ही मना कर देते हैं। वो खुद को भाई बंधन कहते हैं और अपनी जगह पर डटे रहते हैं, उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं। उनकी वफादारी के बावजूद गेल वुल्फ जोर देता है और उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें जाने का आदेश देता है। वो चिल्लाता है कि वो बेवकूफ़ हैं जो खतरे के करीब आने पर भी रुके हैं। उसे पता है कि रुकने से सब मर सकते हैं। एक आदमी घबराकर अकेले भाग जाता है। दूसरा क्रू मेंबर ये देखता है और अपनी मुट्ठियां भींचता है, चुपके से कसम खाता है कि अगर वो बचा तो उस कायर को सबक सिखाएगा। गेल वुल्फ फिर ये तिएन की ओर मुड़ता है, उसकी संभावनाएं और ताकत को पहचानते हुए। वो ये तिएन को कहता है कि वो 2 युवा साथियों को ले जाए और निकल जाए जबकि अभी मौका है। कहता है कि ये तिएन जैसे टैलेंटेड इंसान को खोना बर्बादी होगी। बाकी टीम सहमत होती है और उसे कहती है कि ऐसी जंग में रुककर अपना भविष्य नष्ट ना करे जो जीती नहीं जा सकती। ये तिएन चुपके से दिखावा करता है कि वो उनकी सलाह मानेगा, लेकिन भागने के बजाय वो अचानक आगे बढ़ता है
और उससे एक शक्तिशाली ऑरा फट पड़ता है जो सबको हैरानी में डुबो देता है। वो ताकत, एक कुलीन मार्शल योद्धा की साफ साफ ऑरा, टीम को स्तब्ध कर देती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि येतिएन ने अपनी असली ताकत छुपा रखी थी। गहराई में येतिएन जानता है कि उसका इरादा कभी अपनी पूरी ताकत दिखाने का नहीं था, लेकिन अगर वो अब छुपाता तो पूरी गेल वुल्फ टीम मर सकती थी। गेल वुल्फ आसानी से अकेले भाग सकता था अगर वो चाहता, लेकिन वो सबको बचाने के लिए रुक रहा है। उस साहस को देखकर येतिएन समझता है कि वो पीठ नहीं मोड़ सकता। वो आगे बढ़ता है, भागने के लिए नहीं बल्कि लड़ने के लिए। आगे देखते हुए येतिएन सवाल करता है कि क्या अपनी ताकत छुपाना और चुप रहना उसे मो परिवार के स्वार्थी लोगों से बेहतर बनाता है। लेकिन इस पर सोचने का समय नहीं। भले ही अपनी असली ताकत दिखाने से बाद में मुसीबत आए, ये जोखिम वो लेने को तैयार है। वो कैप्टन गेल वुल्फ के निष्पक्षता के सेंस पर भरोसा करता है और विश्वास करता है कि कैप्टन उसे तब खड़े होने के लिए बुरा नहीं मानेगा जब ये वाकई मायने रखता है। जैसे ही येतिएन अपनी पूरी ताकत छोड़ता है, हवा में कच्ची शक्ति की लहर दौड़ पड़ती है। गेल वुल्फ अविश्वास से देखता है। येतिएन जो दिखाता है वो है स्पीड और पावर, जो सिर्फ एक कुलीन मार्शल योद्धा के पास हो सकती है। ये सिर्फ इंप्रेसिव नहीं, ये हर देखने वाले को हिलाकर रख देती है। बिना हिचकिचाहट के येतिएन अपनी शैडो ब्लेड स्किल एक्टिवेट करता है और दुश्मन एक के बाद एक गिरते हैं। वहां हर किसी के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि येतिएन सिर्फ मजबूत नहीं, वो पूरे लिनहाई बेस के टॉप फाइटर्स में से एक है। जब तक टीम येतिएन की ताकत के शौक से उभर रही होती है, पीछे से अचानक एक चीख सुनाई देती है। ये वही लड़का है जो पहले भाग गया था, अब फंसा हुआ है और मदद मांग रहा है। एक साथी नोटिस करता है और हिचकिचाता है, सोचता है कि हस्तक्षेप करे या ना करे, लेकिन कैप्टन गेल वुल्फ पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। वो सबको याद दिलाता है कि उस आदमी ने संकट के पल में टीम को छोड़कर अपनी पसंद बनाई थी। सोचा था कि वो अकेले बच जाएगा और अब उसे अपने फैसले का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। इतने में येतिएन आगे का रास्ता साफ करता है और शांति से दूसरों की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या पीछे रहना चाहते हैं। बिना एक पल की शंका के गेल वुल्फ पूरी स्क्वाड के लिए जवाब देता है, घोषणा करता है कि वो गेल वुल्फ टीम है और चाहे कुछ भी हो एक साथ रहते हैं। इसके साथ वो फिर से एकजुट होते हैं और येतिएन के पीछे अगली जंग में चल पड़ते हैं, जो भी आए उसका सामना करने को तैयार। जंग के बाद टीम थोड़ा ब्रेक लेती है और एक युवा मेंबर दर्द से करहाता है, जबकि दूसरा मजाक करता है कि येतिएन के मुकाबले वो कितना रिडिक्युलस लगता है, जो शांत है और मुश्किल से खरोंच भी नहीं आई। सब येतिएन की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखते हैं। कैप्टन गेल वुल्फ उसे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि उसने उन्हें सेफ्टी तक लीड किया, लेकिन येतिएन इसे हल्के में टाल देता है, कहता है कि ये कुछ भी नहीं था। फिर वो सबको सरप्राइज करता है ये अनाउंस करके कि वो ग्रुप के साथ वापस नहीं जाएगा, क्योंकि डेंजर जोन में कुछ गहराई में है जिसे वो ट्राई करना चाहता है। गेल वुल्फ हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या येतिएन वाकई अकेले और आगे जाने का प्लान कर रहा है। रिस्क को देखते हुए ये सबसे स्मार्ट मूव नहीं लगता, लेकिन येतिएन कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और जोर देता है कि वो ठीक रहेगा। एक साथी उसे रुकने की मनाने की कोशिश करता है, लेकिन गेल वुल्फ बीच में आता है और बाकियों को कहता है कि उसे फॉलो करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बस उसे स्लो करेंगे। येतिएन ने जो ताकत दिखाई है उसके साथ वो अकेले जाने में पूरी तरह सक्षम है। येतिएन जानता है कि मजबूत परिवारों या बड़े खतरों का सामना करने से पहले उसे अपनी हीलिंग टैलेंट को पूरी तरह समझना होगा। गहराई में उसे अपनी टैलेंट की असली सीमाओं को टेस्ट करने की तीव्र इच्छा है, थ्योरी में नहीं बल्कि रियल बैटल में। जैसे ही वो जंगली जोन में और गहराई में जाता है, हवा में तेज अप्रिय गंध काड़ी हो जाती है। वो भौहें चढ़ाता है, समझता है कि शायद वो किसी जानवर के घोंसले तक पहुंच गया है। आगे बढ़ते हुए येतिएन को कुछ गड़बड़ लगता है, तभी जमीन कांपने लगती है और अचानक एक राक्षस का हाथ बाहर निकलता है जो येतिएन को मुक्का मारता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेता है। लगता है येतिएन ने छिपकलियों के राजा को देख लिया है, ठीक वही जो वो चाहते थे, अपनी हीलिंग पावर को किनारे तक पुश करने और रियल फाइट में उसका टेस्ट करने के लिए। परफेक्ट चैलेंज। छिपकली तुरंत साग उगलती है और येतिएन को, या कम से कम उसकी शर्ट को जलाती है, लेकिन वो इस मौके के लिए काफी एक्साइटेड लगता है। इसी बीच थोड़ा पीछे गेल वुल्फ टीम को जंग दिखाई देती है। कैप्टन गेल वुल्फ उस परिचित फिगर को देखता है जो एक विशाल प्राणी के साथ आमने सामने है। ये है येतिएन। आग उगलने वाले छिपकलियों के राजा का सामना बिना हिचकिचाहट के येतिएन शांत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। वो जानता है कि ये सिर्फ जंग नहीं, ये उसकी बॉडी और हीलिंग टैलेंट की सीमाओं को टेस्ट करने का मौका है। जल्दी खत्म करने के बजाय येतिएन जानबूझकर जंग को लंबा खींचता है, लगातार डैमेज सहने का फैसला करता है ताकि देख सके कि जानवर की लपटें उसे तोड़ सकती हैं या उसकी हीलिंग हमले को झेल लेगी। बैटलफील्ड पर आग के धमाके लगातार 1 घंटे तक क्षेत्र को रोशन करते हैं। दूर से गेल वुल्फ टीम चिंतित होकर देखती है।
एक मेंबर चुपके से सोचता है कि क्या ये तिएन जिंदा भी है। कैप्टन गेल वुल्फ हालांकि साफ तौर पर चिंतित मानता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, जंग की तीव्रता उनके स्तर से कहीं ऊपर है। आखिरकार जैसे ही लपटें कम होने लगती हैं, ये तिएन जली हुई जमीन से बाहर निकलता है, शांत और स्थिर गिरे हुए जानवर के ऊपर। वो जानवर की ओर देखता है और चुपके से अपने आप से कहता है कि उसने ये जुआ जीत लिया, और इससे भी जरूरी उसकी हीलिंग टैलेंट ने टेस्ट पास कर लिया। ये थियन ने जो हीलिंग टैलेंट टेस्ट किया वो पावरफुल साबित हुआ, लेकिन ये बहुत सारी स्टैमिना खा जाता है। पूरी तरह थककर वो मध्यम स्तरीय जानवर के शरीर की ओर देखता है जिसे उसने हराया, और अपनी ताकत जल्दी बहाल करने के लिए उसके राक्षस रक्त का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। सुरक्षित दूरी पर गेल वुल्फ टीम देखती है कि लपटें आखिरकार ठंडी हो गई, और एक मेंबर पूछता है कि क्या ये खत्म हुआ। तभी ये तिएन धुएं से बाहर निकलता है, जिंदा और स्थिर। टीम को एक राहत की लहर महसूस होती है जब उनकी नज़र उस पर पड़ती है। ये तिएन को देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि वे अभी भी वहां हैं, और वह कैप्टन गेल वुल्फ को याद दिलाता है कि उसने उन्हें पहले वापस लौटने के लिए कहा था। गेल वुल्फ अपनी गर्दन के पीछे खुजलाता है और समझाता है कि वे चिंतित थे, इसलिए रुके रहे, भले ही वे ज्यादा मदद नहीं कर सके और उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। एक महिला टीम मेंबर दौड़कर आती है और नोटिस करती है कि ये तिएन के कपड़े आग की लपटों से जल गए हैं। वह उसे एक अतिरिक्त जोड़ी कपड़े ऑफर करती है और माफी मांगती है कि शायद वे थोड़े बड़े हों। ये तिएन दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है और बिना किसी शिकायत के कपड़े पहन लेता है। फिर सबका ध्यान युद्ध के मैदान के इनामों की ओर जाता है, क्योंकि वहां जानवरों के शवों का एक विशाल ढेर पड़ा है। एक क्रू मेंबर पूछता है कि इस लूट का क्या करना है, और गेल वुल्फ तुरंत कहता है कि वे ये तिएन के नेतृत्व में चलेंगे, क्योंकि सारा काम उसी का है। लेकिन ये तिएन जोर देता है कि चूंकि वे रुके रहे और भागे नहीं, और अब खतरा टल गया है, तो उन्हें इनामों को एक साथ बेस पर वापस ले जाना चाहिए। टीम इस पर हंस पड़ती है, और उनमें से एक मजाक करता है कि भले ही जानवर ने उन्हें नहीं मारा, लेकिन इन भारी भरकम शवों को वापस ले जाने का काम शायद उन्हें खत्म कर दे। जिस पल ये तिएन इन पराजित जानवरों को वापस ले जाने से मना करता है, कैप्टन गेल वुल्फ हैरान दिखता है और पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। ये तिएन बस इतना कहता है कि वह उस जगह जा रहा है जहां शक्तिशाली चींटियां रहती हैं, और यह तुरंत गेल वुल्फ का ध्यान खींच लेता है, क्योंकि वह जानता है कि वह जगह कितनी खतरनाक है। वह समझाता है कि एक अकेली शक्तिशाली चींटी भले ही कमजोर लगे, लेकिन उनके घोंसले के अंदर सब कुछ बदल जाता है। वे विशाल समूहों में रहती हैं और एक साथ जबरदस्त ताकत के साथ हमला करती हैं। यहां तक कि शक्तिशाली योद्धा भी घिर जाने पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। गेल वुल्फ चेतावनी देता है कि अकेले वहां जाना प्रैक्टिकली एक आत्मघाती मिशन है। चेतावनी के बावजूद ये तिएन आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। जल्द ही वह चींटियों के घोंसले के पास पहुंचता है और देखता है कि वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा है। अलग अलग बेस से आए शक्तिशाली समूह वहां इकट्ठा हो चुके हैं। ये तिएन भीली में मो परिवार और लिन परिवार के सदस्यों को देखता है, और फिर उसकी नज़र एक मजबूत आभा वाले बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है। ये तिएन सोचता है कि यह व्यक्ति किस परिवार से है, और पता चलता है कि वह एल्डर चिंग हैं, आयन फैंग बेस के एक सम्मानित योद्धा। इतने सारे शक्तिशाली लोग एक जगह इकट्ठा देखकर ये तिएन को एहसास होता है कि यह शक्तिशाली चींटी मिशन सिर्फ खतरनाक नहीं, बल्कि एक बड़ा इवेंट बन चुका है जो सीरियस अटेंशन खींच रहा है। अब उसकी बारी है कि वह इस मिक्स में कदम रखे और अपनी चाल चले। एल्डर चिंग की तेज इंद्रियां तुरंत भांप लेती हैं कि कोई पास से देख रहा है, और उनका लहजा बदल जाता है, क्योंकि वह अपने आदमियों को जासूस को पकड़ने का आदेश देते हैं। छाया में छिपा ये तिएन जरा भी नहीं हिलता। वह पहले से जानता है कि देर सवेर उसे इन शक्तिशाली समूहों के साथ उलझना पड़ेगा, और पकड़ा जाना शायद उसे और जानकारी इकट्ठा करने में मदद कर सकता है। गार्ड्स तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसे घेर लेते हैं। एल्डर चिंग आगे आता है और पूछता है कि ये तिएन कौन है और वह दूर से क्यों दिख रहा था। बिना किसी डर के ये तिएन शांति से समझाता है कि वह लिनहाई बेस से है और यहां आया क्योंकि उसने सुना था कि एक महत्वपूर्ण मिशन है और वह मदद करना चाहता था। प्रभावित लेकिन सतर्क एल्डर चिंग अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश देता है। इकट्ठा हुए योद्धाओं में कंफ्यूजन फैल जाता है, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली परिवार उसे पहचानता नहीं है। एक के बाद एक सभी यह कहते हैं कि वे ये तिएन को नहीं जानते या उसे अपना नहीं मानते, जिससे रहस्य और गहरा हो जाता है। एल्डर चिंग उसे और ध्यान से देखता है, यह महसूस करते हुए कि इतनी प्रतिभा वाला एक युवा एलीट योद्धा बिना किसी शक्तिशाली परिवार के नाम के साथ मिलना दुर्लभ है। उसकी क्षमताएं स्पष्ट हैं, लेकिन उसका अज्ञात बैकग्राउंड और सवाल उठाता है। जैसे ही एल्डर चिंग ये तिएन की पहचान पर सवाल उठाने लगते हैं, लिन परिवार का नेता तेजी से बीच में आता है और आत्मविश्वास के साथ दावा करता है कि ये तिएन उनका है, सारे डाउट्स को खारिज करते हुए। यह एक चतुर चाल है ये तिएन की शक्ति को देखते हुए।
और वह क्लियरली इतनी प्रतिभा को खोना नहीं चाहता। बिना कोई सीन बनाए ये तिएन साथ देता है और समूह में घुल मिल जाता है, चीजों को सिंपल रखते हुए। लिन परिवार का प्रमुख खुद से खुश दिखता है, यह सोचकर कि उसे बिना मेहनत किए एक शक्तिशाली नया सहयोगी मिल गया। उसके लिए यह एक जीत है। इस बीच दृश्य के ऊपर दो लड़कियां एक छिपी जगह से देख रही हैं। शियाओ क्लियरली नाराज है और उसे यह मजेदार लगता है कि लिन परिवार ये तिएन को कोई इनाम समझकर दावा कर रहा है। उसके बगल में युए लिंग सहमत होती है, यह महसूस करते हुए कि ये तिएन जैसे पोटेंशियल वाले व्यक्ति का दूसरी श्रेणी के क्लैन जैसे लिन परिवार में कोई स्थान नहीं है। उसकी नज़र में ये तिएन जैसे किसी को मार्शल पवेलियन जैसे टॉप पर होना चाहिए। अब जबकि ये तिएन की एलीट मार्शल योद्धा की पहचान खुल चुकी है, वह जानता है कि आगे चीजें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि अपनी असली ताकत छिपाना पॉसिबल नहीं है। फिर भी अपनी मौजूदा ताकत के साथ ये तिएन चिंतित नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा है कि जो भी आएगा वह उसे हैंडल कर सकता है। तभी एक आवाज रुकने का आदेश देती है और एक मार्शल योद्धा एल्डर चिंग को रिपोर्ट करता है कि फॉर्मेशन पूरा हो चुका है और ऑपरेशन के लिए सब कुछ तैयार है। एल्डर चिंग अपनी नज़र दूर की ओर मोड़ता है, जहां मिट्टी के ऊंचे नीचे ढेर दिखाई देते हैं, और वह तुरंत उन्हें शक्तिशाली चींटियों के घोंसले का प्रवेश द्वार पहचान लेता है। ये तिएन चुपचाप देखता है, यह जानते हुए कि यही वह जगह है जिसके लिए वह आया था, और अब वह आखिरकार उस जगह पर खड़ा है जिसका वह पीछा कर रहा था। एल्डर चिंग योद्धा को अपनी जगह पर लौटने का आदेश देता है और बिना हिचकिचाहट के वह मान लेता है। एक पल भी बर्बाद किए बिना एल्डर चिंग अपना हाथ उठाता है और सबको पीछे हटने का आदेश देता है। योद्धा जल्दी से पीछे हटते हैं, यह नहीं समझते कि वह क्या करने वाले हैं। तेज फोकस के साथ एल्डर चिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और एक शक्तिशाली ऊर्जा का उछाल बाहर की ओर फटता है जब वह उसे तोड़ने का आदेश देता है। अचानक आसमान से आग की लपटें बारिश की तरह बरसती हैं, एक भयानक और घातक आक्रमण जिसे फ्लेम शावर के नाम से जाना जाता है। दृश्य इंटेंस होता है जब आग की विशाल लपटें तूफान की तरह नीचे गिरती हैं, पूरे घोंसले को लपटों में लपेट लेती हैं। दूर से एक योद्धा आश्चर्य में देखता है, जल्दी से यह महसूस करते हुए कि एल्डर चिंग सिर्फ शक्तिशाली नहीं, वह एक फॉर्मेशन मास्टर भी है, और यही आयरन फैंग बेस की ताकत का कारण है। एक चट्टान पर युद्ध को देख रही दो लड़कियां स्टन्ड हैं। उनमें से एक टिप्पणी करती है कि इस तरह का फॉर्मेशन कितना कॉस्टली होगा, और सोचती है कि क्या एल्डर चिंग ने हद पार कर दी, लेकिन गहरे से वे दोनों सच जानती हैं। आयरन फैंग बेस की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और अगर एक शक्तिशाली फॉर्मेशन का यूज करके वह लिन हाई बेस पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, तो यह वह कीमत है जो वे क्लियरली देने को तैयार हैं। युद्ध के मैदान पर सारी नजरें तब मुड़ती हैं जब आग की लपटें आखिरकार कम होने लगती हैं, जिससे एक चपटा टीला दिखाई देता है। हमले की विनाशकारी ताकत योद्धाओं को स्पीचलेस छोड़ देती है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। वहां कोई शक्तिशाली चींटियों के शव नहीं है, ना कोई लाशें, ना कोई अवशेष, सिर्फ धूल और राख। योद्धा जल्दी से इधर उधर बिखर जाते हैं, यह सबूत ढूंढने के लिए कि प्राणी नष्ट हो गए, लेकिन उनकी कोशिशें खाली रहती हैं। घोंसला खाली लगता है और तनाव बढ़ता है, क्योंकि शक और गहरा हो जाता है। क्या फ्लेम शावर ने सचमुच सब कुछ खत्म कर दिया, या फिर असली खतरा अभी भी जमीन के नीचे छिपा है? ये तिएन अपनी मुट्ठियां भींच लेता है, क्लियरली निराश, क्योंकि बिना पूरे शरीर के वह शक्तिशाली चींटी की प्रतिभा को कॉपी नहीं कर सकता, और इस इंटेंस हमले ने सब कुछ राख में बदल दिया। पास की चट्टान से देख रही युएलिंग अपनी आंखें संकुचित करती है और सोचती है कि भले ही एल्डर चिंग का फॉर्मेशन कामयाब रहा, शायद यह जरूरत से ज्यादा था। इतने जबरदस्त हमले से शक्तिशाली चींटियों के घोंसले को छेड़ना ऐसा है जैसे मधुमक्खी के छत्ते को लात मारकर यह उम्मीद करना कि कुछ भी वापस नहीं डंकेगा। अचानक एक योद्धा कुछ अजीब नोटिस करता है, एक गहरा खेत जहां पहले चींटी का टीला था। यह इतना गहरा और छायादार है कि कोई भी इसका तला नहीं देख सकता। जैसे ही वे उत्सुक लेकिन सावधानी से करीब आते हैं, जमीन हल्के से कांपती है, जिसके बाद एक अजीब सी आवाज उस गड्ढे से निकलती है। अगले ही पल विशाल चींटियां लहरों में बाहर निकलती हैं, क्षेत्र को हलचल से भर देती हैं। घबराहट फैल जाती है, क्योंकि और चींटियां बाहर निकलती हैं। उनकी संख्या किसी की उम्मीद से कहीं ज्यादा है। एल्डर चिंग एक पल भी बर्बाद नहीं करता और जोर से चिल्लाता है कि सभी युद्ध के लिए तैयार रहें। योद्धा तुरंत फॉर्मेशन में आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। अराजकता फैल जाती है जब लिन परिवार का नेता आगे बढ़ता है। लिन हाई बेस के मार्शल योद्धाओं को अपने पीछे आने का हौसला देता है। वे पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। ये तिएन की तलवारें चमकती हैं जब वे झुंड का सामना करते हैं। योद्धा तेजी से और जोरदार प्रहार करते हैं, चींटियों को काटते हैं और बढ़ते आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। एक योद्धा एक चींटी को मारने के बाद उत्साह में चिल्लाता है, जिससे आसपास वालों का हौसला बढ़ता है। अराजकता के बीच ये तिएन शांत रहता है, उसकी आंखें तेज और फोकस्ड हैं।
एक गिरी हुई शक्तिशाली चींटी के पास से गुजरते हुए वह कैजुअली उसे छूता है और उसी पल कुछ ट्रिगर होता है। एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर उसके शरीर में दौड़ती है और उसका स्टेटस विंडो अपडेट होता है। ये तियन ने सक्सेसफुली एक हाई टियर स्ट्रेंथ टैलेंट को कॉपी कर लिया है। अपने शरीर में अंतर महसूस करते हुए, जो अब और मजबूत और तेज है, अराजकता के बीच ये तियन हाई टियर स्ट्रेंथ टैलेंट को कॉपी करता है। उसके दिमाग में एक मैसेज दिखता है जो पूछता है कि क्या वह इसे फ्यूज करना चाहता है। लेकिन चारों ओर दुश्मनों और खतरे के बीच ये तियन जानता है कि यह सही समय नहीं है। टैलेंट को फ्यूज करने के लिए पूरे फोकस की जरूरत होती है और युद्ध का मैदान बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बिना हिचकिचाहट के वह अपनी स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता है और उसका शरीर धुंधला हो जाता है। उसकी तलवार ऊर्जा से काली पड़ जाती है जब वह शैडो ब्लेड चैनल करता है। फिर अपनी अगली मूव शैडो असैसिन रिलीज करता है। वह लगभग अदृश्य हो जाता है, दुश्मनों को चुपके से सटीकता से काटता है